Let's welcome. Yes. So, डॉक्टर त्यागी, बहुत बहुत वेलकम। आपका आज के सेशन में स्वागत है और धन्यवाद भी। पार्टिसिपेंट अभी ज्वाइन हो रहे हैं जो इस आज के सत्र में इंटरेस्टेड है वो, और जब तक बाकी लोग ज्वाइन करें, मैं डॉक्टर विवेक त्यागी जी का, जो दर्शक हमारे साथ या पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए, डॉक्टर विवेक त्यागी एक is this live on YouTube or session is just getting recorded? Actually, if this जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा है उनके लिए मैं जवाब बाद में दे देती हूँ। एक बार डॉक्टर त्यागी जी का आपके साथ इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। डॉक्टर त्यागी जी एक बहुत ही बेहतरीन आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट है, नाड़ी परीक्षक है, आयुर्वेदाचार्य है। आयुर्वेदा में पंचकर्मा करते हैं, जिससे हमारे जो भी शरीर की व्याधि है उसको दूर करने में, उससे छुटकारा पाने में जो मदद मिलती है उसमें तज्ञ है। ही इज अ एक्सट्रीमली ग्रेट एंड ब्रिलियंट आयुर्वेदा डॉक्टर एंड आयुर्वेदाचार्य। डॉक्टर त्यागी जी हमारे साथ काफी महीनों से जुड़े हुए हैं और सभी जो भी मेंबर्स अलग अलग विषयों पे उन्होंने अपने मत रखे हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से लोगों ने इसे रिसीव किया है। सो आज का सेशन का जो स्कोप रहेगा, जिस तरह से ये चलेगा, इसमें डॉक्टर त्यागी हमारे साथ कुछ चीजें शेयर करेंगे। उसके बाद आपके पास जो भी क्वेश्चंस रहेंगे आप अपना चैट बॉक्स में लिख सकते हो। वो चैट बॉक्स से हम डॉक्टर को पूछते जाएंगे, वो जवाब देते जाएंगे। और जो सीनियर सिटीजन जो चैटिंग करना मुश्किल फील कर रहे हो, उनके लिए हम लोग अनम्यूट करेंगे एट द एंड ऑफ द सेशन। इज इट ओके? हाँ, सभी के लिए ठीक है? सरला जी ठीक है? वनीता मैम, इज इट ओके? प्रभा जी? ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर दैट कंफर्मेशन। ओवर टू डॉक्टर त्यागी टू टेक टुडे सेशन। आज का जो हमारा सेशन है वो अपने जो किचन में हर्ब्स है उसके बारे में, हम उसको लेके हम कैसे अपनी सेहत बना सकते हैं इसके लिए है। और दूसरी बात ये है कि एक सवाल था कि क्या ये रिकॉर्डिंग किस लिए किया जा रहा है। रिकॉर्डिंग इसलिए किया जा रहा है कि हम में से जो लोग इस सेशन में लाइव नहीं पार्टिसिपेट कर सकते, बाद में सुनना चाहते हैं, या जो भी नुस्खे डॉक्टर जी देते हैं उसको आप फिर से एक बार देखना चाहो तो मौजूद होना चाहिए। इसके लिए रिकॉर्डिंग किया जा रहा है। जैसे अगर पार्टिसिपेंट 300 से ज्यादा होते हैं तो फिर यूट्यूब पे इसको लाइव ये किया जाएगा। ऑलराइट, ओवर टू यू डॉक्टर त्यागी टू टेक इट अहेड। जी, पहले तो काफी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी का, इस प्लेटफॉर्म पे मेरे को बार बार आमंत्रित करने के लिए बहुत मैं आभारी हूँ, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से ही नॉलेज बढ़ती है। और मैं तो अपनी नॉलेज बढ़ा रहा हूँ, साथ साथ आशा करता हूँ कि ये नॉलेज शेयरिंग जो हो रही है इसको आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे तो एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हम किचन में मौजूद हर्ब्स की प्रयोग से, क्योंकि हमारे किचन में हमेशा से हर्ब्स मौजूद हैं, बस हमें उनको यूज करना आना चाहिए। 12 हर्ब्स का हमने पिछली बार प्रयोग, पिछले सेशन में प्रयोग बताया था। आज 13वीं हर्ब का हम प्रयोग बता रहे हैं। जैसे काली मिर्च। काली मिर्च एक ऐसी औषधि है, ऐसी जड़ी बूटी है जो हमारे किचन में बहुत इजीली अवेलेबल है और बहुत सारे विकारों को शांत करने या बहुत सारे विकारों को ठीक करने की काबिलियत रखती है। जैसे कफ से रिलेटेड इसके प्रयोग हो सकते हैं, पित्त से रिलेटेड इसके प्रयोग हो सकते हैं। अगर आप 1 ग्राम की मात्रा काली मिर्च की लें, उसके बीज का पाउडर बना लें और घी के साथ या हनी के साथ सेवन करना शुरू करें डेली बेस पे, तो बहुत हितकर साबित हो सकता है आपके कफ के विकारों के लिए, आपके गले के विकारों के लिए, आपके नाक से रिलेटेड इश्यूज के लिए काफी हितकर साबित होता है। उसके बाद अगर आपको त्वचा के विकार हो गए हैं, क्योंकि ये पित्त और कफ दोनों का को नष्ट करने की ताकत रखती है, तो अगर आप कोकोनट ऑयल के साथ या फिर जैतून के तेल के साथ इसको मिक्स करें, इसके पाउडर को, और फिर वो लोकल एप्लीकेशन करें, तो आप पाएंगे कि
जो रोग बहुत दिनों से आपको परेशान कर रहे थे त्वचा के लेवल पे, वो भी ठीक हो सकते हैं। बस इस जानकारी को अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलेंगे। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होने लगी है तो भी इसका घी के साथ प्रयोग कर सकते हैं। 2 या 3 बार आप इसका प्रयोग करें, माउथ में होल्ड करें घी के साथ। इवन अगर आप गुड़ के साथ इसको च्यू करें तो हिकअप्स जैसी समस्याओं में, जिसमें आदमी काफी परेशान हो सकता है, वहां पर भी काफी हितकर साबित होता है। क्योंकि ये पित्त हर होती है या पित्त को बैलेंस करने की ताकत रखती है, तो इंडाइजेशन में या लॉस ऑफ एपिटाइट में भी मददगार साबित होती है। आप एक चुटकी काली मिर्च का पाउडर ले लीजिए, क्रश करिए जिंजर के साथ, या जिंजर के छोटे छोटे पीस लेके उसको पानी में उबाल लीजिए, या फिर क्रश्ड जिंजर के पीसेस को पाउडर में मिक्स कर लीजिए। फिर रॉक सॉल्ट के साथ आप उसको मील्स में मिक्स कर लीजिए या काढ़ा बना के पी लीजिए, तो काफी फायदा मिलता है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलते हैं इंडाइजेशन में। अगर आपके बच्चे की भूख नष्ट हो चुकी है या आप भूख नहीं लगने के शिकार हो गए हैं, एपिटाइट का लॉस हो गया है, तो आप लेमन जूस में इसको आधे घंटे पहले लेना शुरू करें। एक चुटकी भर लेना है, ज्यादा नहीं लेना है। एक चुटकी या 2 चुटकी, शरीर की अवस्था के अनुसार या आयु के अनुसार मात्रा डिसाइड कर सकते हैं, तो लॉस ऑफ एपिटाइट में काफी फायदा मिलता है। अगर ब्लीडिंग गम्स हैं तो आप एक चुटकी आप काली मिर्च लेंगे और उसको हनी में मिक्स करेंगे या फिर घी में मिक्स करेंगे, दोनों में से एक चीज में मिक्स करके उसको मसूड़ों पे आप हल्के प्रेशर के साथ जेंटल एप्लीकेशन करेंगे तो बहुत मदद मिलती है। ब्लीडिंग गम्स, इवन पायरिया जैसी समस्याओं में भी मददगार साबित हो सकता है। फिर बहुत सारे लोग बैड ब्रेथ या टार्टर की समस्या, मतलब येलो कुछ तो गंदगी जम जाती है दांतों के ऊपर, तो ऐसी समस्याओं में भी इसका प्रयोग काफी हितकर साबित हो सकता है। बस गम्स पे लगाओ, दांतों पे लगाओ, या तो हनी में मिक्स करके लगाओ या घी में मिक्स करके लगाओ, और उसके बाद आप गार्गलिंग कर सकते हैं नमक के पानी से। ऐसा कम से कम 2 बार करना है आपको, तो टार्टर और बैड ब्रेथ से भी आप मुक्ति प्राप्त करते हुए आपको समझ में आएगा कि मुक्ति प्राप्त हो गई है। उसके बाद एक बहुत उत्तम औषधि जो हमारे किचन में अवेलेबल रहती है वो है करेला। करेला पॉपुलर है अपने एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी के लिए, मगर करेले के अंदर उपस्थित जो बीज होते हैं, अगर आप उन बीज का पाउडर बनाएंगे 1 से 3 ग्राम की मात्रा में और उसको पानी के साथ सेवन करने लगेंगे, तो डायबिटीज में ज्यादा अच्छा असर आएगा इन कंपैरिजन टू आप पूरे के पूरे करेले को प्रयोग में ला रहे हैं। पूरे करेले का भी प्रयोग कर सकते हैं, मगर बीज का इफेक्ट कंपैरेटिवली ज्यादा हो सकता है। उसके बाद करेले का जूस कई चीजों में हितकर है। आप इंटेस्टाइनल वॉर्म्स से परेशान हैं तो भी आप करेले के जूस को सेवन कर सकते हैं। आप स्किन प्रॉब्लम में फंस गए हैं तो भी आप करेले के जूस का प्रयोग कर सकते हैं। आप लॉस ऑफ एपिटाइट में फंसे हुए हैं तो भी आप करेले के जूस का प्रयोग कर सकते हैं। करेले के जूस का प्रयोग एम्प्टी स्टमक या फिर बटर मिल्क के साथ खाने से पूर्व या फिर जैगरी के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं। इवन स्किन की प्रॉब्लम्स में भी करेले के जूस का प्रयोग किया जा सकता है, स्पेशली उन विकारों में जहां पर अग्नि का डिस्टरबेंस देखने को मिलता है, चाहे वो डिस्टरबेंस हमारी त्वचा भी देखने को मिल रहा हो, या लॉस ऑफ एपिटाइट के रूप में मिल रहा हो, या डायबिटीज के रूप में मिल रहा हो, या इंटेस्टाइनल वॉर्म्स के रूप में मिल रहा हो, तो करेले का प्रयोग काफी हितकर साबित हो सकता है। इवन छोटे बच्चों के लिए भी ये काफी सेफ रहता है। उसके बाद गार्लिक, लहसुन, एलियम सटाइवम, इसका प्रयोग भी काफी हितकर साबित हो सकता है। आयुर्वेद में गार्लिक को रसोन संज्ञा दी गई है, तो रसोन काफी अच्छी औषधि होती है, या गार्लिक काफी अच्छी औषधि होती है। अगर आपके शरीर में दर्द की शिकायत है
तो आप तिल के तेल में इसको थोड़ा सा वार्म करें और उस तिल के तेल को फिर फिल्टर करके स्टोर करके उसको लगाना शुरू करें, तो काफी मददगार साबित हो सकता है। अगर आप ईयर पेन से ग्रसित हैं, त्रस्त हैं, तो 1 या 2 बूंद आप गार्लिक का जूस लीजिए, 1-2 बूंद कान में डाल सकते हैं, बशर्ते आपके कान के पर्दे में कोई छेद ना हो, बशर्ते ईयर डिस्चार्ज ना हो रहा हो, बशर्ते आपके कान में कोई इन्फेक्शन की वजह से पेन ना हो रहा हो, क्योंकि अगर इन्फेक्शन की वजह से पेन है तो इन्फेक्शन को ट्रीट करना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही कोई भी और कर्म मददगार साबित होगा। अगर इनमें से कोई समस्या नहीं है, इवन आप ईएनटी के संपर्क में आके भी ये प्रयोग कर सकते हैं। फ्लैटुलेंस की समस्या, आपको गैसेस होने लगी हैं, गैस पास होने में समस्या आ रही है, पेट भरा भरा रहता है, तो गार्लिक का प्रयोग अगर जूस के रूप में आप हनी के साथ करेंगे 6 ml की मात्रा के आसपास और ट्वाइस डेली उसको शुरू करेंगे तो काफी मददगार साबित होता है। उसके बाद गार्लिक कफ में भी मददगार है, उसको आप गुड़ के साथ उसका सेवन करेंगे, क्रश उसके बल्ब्स को क्रश करके और थोड़ा सा गुड़ मिक्स करके उसको चाट लेंगे तो डेफिनेटली कफ कोल्ड में सहायता मिलती है। इवन जॉइंट पेन जैसी समस्याओं में भी आप गार्लिक का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे जैसे मैंने तिल के तेल का प्रयोग बताया, तिल के तेल में इसका पेस्ट मिक्स कर लीजिए या बॉयल कर लीजिए या वार्म कर लीजिए, फिर उसके तिल के तेल को अप्लाई करना है, या फिर आप इसका भोजन के रूप में भी सेवन कर सकते हैं जॉइंट पेन के लिए। आप हनी के साथ या घी के साथ या फूड के साथ इसका 4 से 5 ग्राम के आसपास पेस्ट खाना शुरू करिए, आपको काफी अच्छे लाभकारी रिजल्ट्स मिलते हैं। उसके बाद एक बहुत अच्छी और कमाल की औषधि हमारे किचन में मौजूद है, लौंग। लौंग का प्रयोग हमें बहुत सारी समस्याओं से मुक्ति दे सकता है। लौंग का आप 1 ग्राम के आसपास चूर्ण बना लीजिए, उसको 2-3 बार हनी के साथ चाटना शुरू करिए, आपके कफ विकार को वो दूर करने की ताकत रखती है। इवन इसका काढ़ा बना के 20 ml के आसपास प्रयोग में ला सकते हैं, 2-3 बार प्रयोग में लाएं, बहुत मददगार साबित होता है। और इसका प्रयोग जो होता है लौंग का, वो ड्राई और प्रोडक्टिव, मतलब सूखी खांसी और गीली खांसी दोनों में काफी हितकर साबित होता है। कोल्ड की समस्या हो गई है तो ये इम्यूनिटी एनहेंसर भी साबित होता है। हनी के साथ इसका प्रयोग 2 या 3 बार कर सकते हैं, अच्छा रहता है। इवन इसका जो काढ़ा है उसको आप इंडाइजेशन में भी प्रयोग में ला सकते हैं। टूथ एक हो रहा है तो लौंग का तेल आप अपनी कैरियस टूथ में रखें, या फिर क्रश करके क्लोव को आप कैरियस टूथ में रखें तो एक टेम्परेरी रिलीफ मिलता है। अगर बैड ब्रेथ से पीड़ित हैं तो छोटा सा पीस लीजिए, उसको च्यू कर लीजिए, च्यू करने के बाद उसको आप थूक भी सकते हैं और उसको आप मुंह में रख भी सकते हैं, तो काफी मददगार साबित होता है बैड ब्रेथ में। ईयर पेन में भी लौंग के कमाल के रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। आप लौंग को बॉयल कर लीजिए कोकोनट ऑयल में और फिर उसको फिल्टर करके आप लौंग के तेल को कोकोनट ऑयल को आप कान में डालना शुरू करेंगे, 1 या 2 बूंद डालेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बशर्ते ईयर डिस्चार्ज मौजूद ना हो या कान के पर्दे में छेद ना हो, या फिर डालने से पहले आप ईएनटी या अपने वैद्य से संपर्क में आकर डाल सकते हैं। फिर एक कमाल की औषधि हमारे आसपास मौजूद है, हनी, मधु। मधु हमेशा वही श्रेष्ठ है जो जंगल से आया है, जो प्रकृति से आया है, जो ओरिजिनल सोर्स से आया है। तो अगर आप ओबेसिटी से पीड़ित हैं तो भी मधु काफी हितकर साबित हो सकता है, क्योंकि मधु जो होता है वो कफ हर होता है, और कफ जो होता है आयुर्वेद के अनुसार पृथ्वी और जल महाभूत को रिप्रेजेंट करता है।
पृथ्वी और जल महाभूत ग्रेविटी में हैवी रहते हैं और शरीर को हैवीनेस देते हैं। तो मधु यानी कि हनी, क्योंकि कफ को काउंटर करता है, तो ये ओबेसिटी को काउंटर करने की ताकत रखता है। आप मॉर्निंग में इसका प्रयोग कर सकते हैं, लगातार प्रयोग कर सकते हैं, मगर कम मात्रा में। लॉस ऑफ एपिटाइट से पीड़ित हैं तो आप एक चुटकी पेपर लीजिए, हनी में मिक्स करिए और चाट लीजिए उसको। 2 या 3 बार चाटिए पूरे दिन में, बढ़िया अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, लॉस ऑफ एपिटाइट दूर होने लगती है। लौंग के साथ हनी का प्रयोग काफी मददगार साबित होता है कफ में। हनी और घी ऐसी चीजें हैं जिनको आप मिक्स करके अप्लाई कर सकते हैं अपने वुंड पे, अल्सर्स पे, बर्न्स पे। हनी और घी का सेवन भी हम कर सकते हैं, बशर्ते उसकी मात्रा इक्वल ना हो मिक्स करने के बाद। तो हनी को आप इंडिविजुअली भी अप्लाई कर सकते हैं स्किन के ऊपर, घी को भी आप इंडिविजुअली अप्लाई कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग मात्रा में मिक्स करके भी अप्लाई कर सकते हैं। काफी मददगार साबित होता है। ऐसे घाव जो हील नहीं कर रहे हैं वो भी भरने लगते हैं। पायरिया जैसी समस्याओं में आप थोड़ी सी जिंजर लीजिए, पिपर लीजिए, रॉक सॉल्ट लीजिए, थोड़ा सा हनी लीजिए और थोड़ी सी घी की मात्रा। घी हमेशा अनइक्वल रखना है जब भी हम हनी के साथ प्रयोग में ला रहे हैं। तो ये छोटा सा मिक्सचर करिए और उसको गम्स पे लगाइए हल्के हाथों से, 2 या 3 बार लगाइए पूरे दिन में, तो आप देखेंगे कि पायरिया या ब्लीडिंग गम्स में मददगार साबित होता है। इवन आप बहुत महंगे महंगे फेस मास्क लगाते हैं, आप कभी हनी का फेस मास्क लगा के देखिए, काफी दमकती हुई त्वचा को प्राप्त करेंगे। मेथी, फिर मेथी एक कमाल की औषधि है। मेथी को ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेकम भी के नाम से भी जानते हैं, और ये शुगर के मेटाबॉलिज्म में या बॉडी एक्स में या लैक्टेशन में या डैंड्रफ की शिकायतों में काफी मददगार साबित होती है। अगर आपको बॉडी पेन है, आप काफी समय से वात विकारों से पीड़ित हैं, तो आप 2 ग्राम के आसपास मेथी लीजिए, 2 ग्राम के आसपास जीरा पाउडर लीजिए, उसको मिल्क के साथ, दूध के साथ उसका सेवन शुरू करें। अगर आप दूध को पचाने की क्षमता रखते हैं तो थोड़ी सी जैगरी भी स्वाद के अनुसार मिक्स कर सकते हैं, तो पाएंगे कि वात हर साबित होगा ये कॉम्बिनेशन और आपके बॉडी एक जाने लगेंगे। उसके बाद लैक्टेशन की समस्या आ रही है, दूध माता की छाती में उतर नहीं रहा है, तो भी आप मेथी का सेवन कर सकते हैं। 5 ग्राम की मात्रा दूध के साथ सेवन कराएंगे, थोड़ा सा जैगरी के साथ मॉर्निंग में, तो काफी मददगार साबित होता है लैक्टेशन के टाइम। देखिए, ये आयुर्वेद में कंसेप्ट आता है, सम धातु से सम धातु की वृद्धि होती है। मतलब जैसा आप आहार कराएंगे वैसा ही हमें हमारा शरीर वैसा ही बन जाएगा। अगर शिशु को दूध पिलाने वाली माता की छाती में दूध नहीं उतर रहा है, तो दूध पिलाने से दूध की वृद्धि हो सकती है, तो इसीलिए लैक्टेशन में इसका प्रयोग हम दूध के साथ करा रहे हैं। डैंड्रफ की समस्या हो गई है, आप इसका पाउडर कर लीजिए, पेस्ट बना लीजिए। कोकोनट ऑयल के साथ भी पेस्ट बना सकते हैं, पानी के साथ भी पेस्ट बना सकते हैं, और उसको आधे घंटे पहले लगा लीजिए बात से। तो आप पाएंगे कि डैंड्रफ का सोर्स अगर फंगस नहीं है तो मदद मिलती है। कोकोनट ऑयल के साथ भी प्रयोग में ला सकते हैं, इवन दूध के साथ भी आप पेस्ट बना सकते हैं, इवन आप पानी के साथ भी पेस्ट बना सकते हैं, और रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो काफी बढ़िया रहेगा। आप मेथी के पाउडर को कोकोनट ऑयल में बॉयल करके, उसको कोकोनट ऑयल को फिल्टर करके स्टोर करके उस ऑयल को भी लगातार लगा सकते हैं। मेथी का पेस्ट काफी अच्छा हेयर कंडीशनर भी साबित होता है। उसकी प्रॉपर्टीज केश्य होती हैं, केश्य मतलब बालों के लिए अच्छी। फिर एक बहुत अच्छी औषधि, मैं यहाँ पर बार बार औषधि शब्द का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि हम इन चीजों को, जैसे कि नारियल है, नारियल को हम औषधि मानते ही नहीं है, है ना, हम तो उसको एक फूड मानते हैं। मेथी को तो हम औषधि मानते ही नहीं है, हम ये करेले को तो सब्जी मान के बैठे हैं। मगर ये सब औषधियां हैं जो हमारे पूर्वजों ने शामिल की डाइट में, बस उनके प्रयोग हमें आएंगे तो हम डेली लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाएंगे और लाभ प्राप्त कर पाएंगे।
नारियल एक बहुत उत्तम औषधि है। आपको किडनी स्टोन हो गया है तो आप नारियल पानी शुरू करिए। आपको डिहाइड्रेशन हो गया है, आप नारियल पानी शुरू करिए। आपको सन स्ट्रोक्स हो रहे हैं, आप नारियल पानी शुरू करिए। आपको आपको हाइपर एसिडिटी है, आप नारियल पानी शुरू करिए। आपको वुंड या अल्सर या बर्न हो गए हैं, आप कोकोनट ऑयल लगाना शुरू करिए फ्रीक्वेंटली, काफी मददगार साबित होता है। आपको त्वचा के विकार होने लगे हैं, खुजली होने लगी है, आप कोकोनट ऑयल लगाना शुरू करिए। हेयर फॉल हो रहा है, मेथी के दानों के पाउडर बना के कोकोनट ऑयल में बॉयल करके उसको फिर आप आंवला पाउडर भी मिक्स कर सकते हैं बॉयल करते समय, उसको फिर फिल्टर करके रख लें। आप पाएंगे कि हेयर फॉल जैसी समस्याओं में भी काफी फायदा मिलता है। फिर एक कमाल की औषधि जो घरों में अक्सर मिलती है, वो पहले कुछ साल पहले तक तो नीम के पेड़ हर घर में पाए जाते थे। अभी फ्लैट सिस्टम आने के कारण वो शायद अवेलेबिलिटी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मगर फिर भी नीम इजीली अवेलेबल चीज है, इसलिए यहाँ पर लिस्ट में शामिल कर लिया किचन हर्ब्स में ही। तो आपको कोई स्किन के विकार हो गए हैं तो आप नीम का ऑयल लगाना शुरू कर सकते हैं। नीम के पत्तों को 4-5 पत्ते सुबह शाम खा सकते हैं। आपको कोई अल्सर हो गया है, घाव हो गया है, नीम के पत्तों का पेस्ट बना लीजिए, थोड़ा सा वार्म करिए और अफेक्टेड पार्ट पे लगाइए। बढ़िया अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, काम के रिजल्ट मिलते हैं। हमें लगता है कि जो केमिकल वाले जो पेस्ट या मलहम या मरहम जो अवेलेबल होते हैं वही काम के होते हैं। इनमें क्या ताकत है? तो इनमें ऐसी ताकत है कि जो उन मरहमों से, जो मॉडर्न के मरहम या जो केमिकल्स वाले मरहम है, उनसे जो चीज ठीक नहीं होती है वो इन देसी नुस्खों से ठीक हो सकती हैं। ठीक है, कोई भी पैथी कंप्लीट नहीं होती, आयुर्वेद कंप्लीट नहीं है, मॉडर्न साइंस कंप्लीट नहीं है, होम्योपैथ कंप्लीट नहीं है, कुछ ना कुछ कमी सब में है। मगर आयुर्वेद में भले ही लाख कमियां हो या मॉडर्न में भले ही लाख कमियां हो, मगर मॉडर्न इमरजेंसी में काफी अच्छा है, और आयुर्वेद क्रॉनिक समस्याओं या ऐसी समस्याएं जो हमें लॉन्ग टर्म से पीड़ित कर रही हैं, या ऐसी समस्याएं जिसमें आप बिल्कुल भी केमिकल एक्सपोजर नहीं चाहते, तो उसमें आयुर्वेद की ये जो मैं प्रयोग बता रहा हूँ, जो किचन में के की औषधियों से जो प्रयोग बता रहा हूँ, इनसे बहुत ज्यादा मदद प्राप्त कर सकते हैं आप। आपको इवन पेट में कीड़े हो गए हैं या स्किन पे वॉर्म्स हो गए हैं, रिंग वॉर्म हो गया, या स्किन पे डैंड्रफ की शिकायत होने लगी है, तो आप काढ़ा बनाइए या पेस्ट बनाइए, उसके बाद उसको लगा लीजिए, अप्लाई कर लीजिए स्कैल्प पे या स्किन पे, 1 घंटा 2 घंटा छोड़ दीजिए, उसके बाद बात ले लीजिए, तो डैंड्रफ जैसी शिकायतों में भी नीम का अच्छा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। पेट में कीड़े होने पे आप नीम के पत्तों का काढ़ा बनाएं, 20 ml के आसपास उसका सेवन करें, 2 या 3 बार सेवन करेंगे, काफी मदद मिलेगी। फिर एक नींबू कमाल की औषधि है, आपको डिहाइड्रेशन है, सनस्ट्रोक है, नींबू पानी पीजिए सॉल्ट के साथ, थोड़ा जैगरी या शुगर ऐड करके, है ना। फिर ब्लैक पेपर या जिंजर के साथ इसका प्रयोग काफी हितकर साबित होता है इंडाइजेशन की शिकायत में, लॉस ऑफ एपिटाइट की शिकायत में। तो नींबू एक कमाल की औषधि है जो कि ब्लीडिंग गम्स में भी प्रयोग में ला सकते हैं। आप थोड़ा सा नींबू का छिलका लीजिए, उस पर हल्का सा नमक डालिए, उसको आप ब्लीडिंग गम्स पे प्रयोग में लाएं, थोड़ा सा घिसें हल्के हल्के प्रेशर के साथ, तो ब्लीडिंग गम्स में भी काफी मददगार साबित होती है। हेयर फॉल जैसी समस्याओं में काफी मदद मिल सकती है अगर आप कोकोनट ऑयल के साथ उसको प्रोसेस करें, फ्रूट स्क्रीन को ड्राई कर लीजिए, पाउडर बना लीजिए, और फिर उसको कोकोनट ऑयल में वार्म करिए, फिर फिल्टर करके कोकोनट ऑयल रख लीजिए। हेयर फॉल में इसका प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद आपने खुद महसूस किया होगा या जानकारी प्राप्त की होगी, या किसी को आपने बताया होगा कि वॉमिटिंग आई, चलो नींबू चाट लो। तो ये जो नींबू चाटने का जो ज्ञान है, ये पूर्व पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो रहा है। 5 से 10 ml जूस लीजिए नींबू का, या नींबू को ऐसे ही आप स्क्वीज आउट कर लीजिए, थोड़ा सा नमक या चीनी के साथ या शक्कर के साथ या जैगरी के साथ थोड़ी थोड़ी देर में चाटिए, तो वॉमिटिंग के सेंसेशंस, नोजिया भी दूर होने लगती हैं। ये जितनी भी चीजें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ये सब जनरलाइज्ड हैं,
और इनका प्रयोग करने से पहले आप समस्या के आधार पे या फिर डॉक्टर की सलाह से इन प्रयोगों को ऑल्टर भी कर सकते हैं। प्याज काफी मददगार साबित होती है सनस्ट्रोक्स में। अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर अत्यधिक गर्मी होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो आप प्याज खाकर बाहर जा सकते हैं। प्याज का काढ़ा बना के आप पी सकते हैं। मैं जानता हूं प्याज खाने में ज्यादा टेस्टी नहीं होती, या उसका काढ़ा पीने से ही आपको लगेगा ये डॉक्टर साहब क्या बता रहे हैं, हम बदबू, मुंह में बदबू लेके बाहर जाएंगे क्या। मगर देखिए, स्मेल एक अलग चीज होती है और बॉडी का मेंटेनेंस, बॉडी की हेल्थ का मेंटेनेंस अलग चीज है। तो सन स्ट्रोक का खतरा है तो प्याज को खा के या काढ़ा बना के आप पी के जा सकते हैं। कोल्ड कफ में भी काफी मददगार साबित होती है। जैगरी के साथ या हनी के साथ इसका काढ़ा पिया जा सकता है, इवन बच्चों को दिया जा सकता है, इम्यूनिटी भी एनहांस होती है। प्याज को आप ऐसे ही इंटेक कर रहे हैं और काढ़ा बना के इंटेक कर रहे हैं तो अंतर हो जाता है। तो काढ़े का जो प्रयोग मैं बता रहा हूँ ये काफी मददगार साबित हो सकता है, इसको आप लिख लीजिएगा। उसके बाद डिसेंट्री जैसी समस्याओं में भी आप इसको चॉप करके घी में फ्राई कर लीजिए और राइस के साथ खाइए। डिसेंट्री में काफी मददगार साबित हो सकती है, बशर्ते वो डिसेंट्री जो है वो इन्फेक्शन के कारण ना हो। उसके बाद पीपली का प्रयोग। पीपली काफी मददगार, एक बहुत बढ़िया औषधि है और ये हमारी इम्यूनिटी को एनहांस करने की ताकत रखती है। 1-2 ग्राम के आसपास इसका पाउडर आप हनी के साथ, आयु के अनुसार हम डोज डिसाइड कर सकते हैं। इन सभी चीजों की डोज अलग अलग हो सकती है आयु के अनुसार। ये जनरलाइज्ड 2 ग्राम पाउडर लिखा है। हनी के साथ सेवन करें 2 या 3 बार। आप कोल्ड या फीवर या कोल्ड और फीवर दोनों एक साथ हैं तो मददगार साबित होगा। इंडाइजेशन में भी इसको बिफोर मील आप 1 ग्राम या 2 ग्राम के आसपास घी के साथ या हनी के साथ इसका सेवन करेंगे तो इंडाइजेशन में मदद मिलती है। हनी के साथ सेवन करते हैं तो कोल्ड कफ फीवर इन सब में मदद मिलती है। पायरिया जैसी समस्याओं में आप इसका पीपली का काढ़ा बना लीजिए। पीपली बहुत आसानी से इजीली अवेलेबल होती है, किराना शॉप पे भी मिल जाती है। ठीक है, मसालों का एक पार्ट है वो। तो पीपली का एक काढ़ा बनाएंगे और हनी के साथ या घी के साथ उसको प्रयोग में लाएंगे या फिर उसको माउथ में होल्ड करेंगे मॉर्निंग में या बिफोर बेड टाइम, तो पायरिया में मदद मिलती है। पायरिया के इवन ब्लीडिंग गम्स में भी मदद मिलती है। डायरिया हो रहा है, बटर मिल्क में आप इसका पाउडर मिक्स करिए 2 या 3 ग्राम 1 लीटर बटर मिल्क में, और उसको आप डिवाइडेड डोसेज में 3 या 4 बार या 6-6 घंटे में रिपीट करिए तो डायरिया में आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद सौंफ का प्रयोग। सौंफ को फोइनाक्युलम वल्गेर भी बोलते हैं। इंडाइजेशन की शिकायत है 2 ग्राम से 5 ग्राम तक आप लीजिए, जीरे के साथ मिक्स करिए, रॉक सॉल्ट के साथ मिक्स कर लीजिए, वार्म वाटर के साथ 2 या 3 बार प्रयोग में लाइए, इंडाइजेशन में मदद मिलती है। ठीक है, डायरिया डिसेंट्री में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं आप। 3 या 5 ग्राम, 3 से लेकर 5 ग्राम तक पाउडर लीजिए, बटर मिल्क में मिक्स कर लीजिए, 3 या 4 बार प्रयोग में लाएंगे, डायरिया डिसेंट्री में काफी मददगार साबित होगी। इवन अब्डोमिनल पेन भी मौजूद है तो वहां पर भी मदद मिलती है। बैड बैथ जैसी समस्याओं में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। च्यू कर लीजिए फूड के साथ, मददगार साबित होता है। लॉस ऑफ एपिटाइट में मतलब आप 5 ग्राम के आसपास सौंफ का पाउडर लीजिए, विद बटर मिल्क ले लीजिए, उसमें काली मिर्च भी आप ऐड कर सकते हैं, हल्का सा नमक स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, तो लॉस ऑफ एपिटाइट में भी काफी मददगार साबित होता है। उसके बाद तुलसी। तुलसी को बहुत पूजनीय माना जाता है क्योंकि इसके अंदर औषधीय गुण भी होते हैं और ये उन्हीं औषधियों के गुणों के कारण हमें शारीरिक रूप से आशीर्वाद ही दे रही होती है, क्योंकि हमें शरीर के स्वास्थ्य को मेंटेन करने में काफी सहायक साबित होती है। आपको इम्यूनिटी एनहेंस करानी है तो आप इसका काढ़ा बना के पीजिए। काढ़ा बना के पियेंगे हनी के साथ। हनी के साथ इसलिए क्योंकि हनी कफहर भी होता है, तो डेफिनेटली कोल्ड कफ जैसी समस्याओं जिसमें इम्यूनिटी का खास रोल होता है वहां मदद मिलती है। और कोल्ड कफ के साथ फीवर भी हो गया है तो भी आप इसका धनिया के पत्तों के साथ
सॉरी धनिये के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं, पत्ते भी यूज कर सकते हैं और बीज भी यूज कर सकते हैं धनिये के। आप हैंडफुल तुलसी के पत्ते ले लीजिए, उससे काढ़ा बना लीजिए, थोड़ा सा धनिया भी ऐड करेंगे और उस काढ़े को आप 2-3 बार पिएंगे तो फीवर जैसी समस्याओं में भी उत्तमता शरीर को प्राप्त होती है। स्किन एलर्जी हो गई है, इंडाइजेशन हो गया है या लॉस ऑफ एपेटाइट हो गई है, तो तुलसी का जूस आप बार बार पीजिए, 5 से 10 ml की मात्रा में, दिन में 2 या 3 बार पीजिए। स्किन एलर्जीज में फायदा मिलेगा, फीवर में फायदा मिलेगा, कोल्ड कफ में फायदा मिलेगा, इंडाइजेशन में फायदा मिलेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट में फायदा मिलेगा, फायदा मिलेगा। तो तुलसी के औषधियों वाले गुणों का प्रयोग जरूर करें। कोकोनट ऑयल के साथ उसको प्रयोग में लाएंगे तो ग्रेइंग ऑफ हेयर से भी बच सकते हैं। वुंड या अल्सर हो गया है तो हनी और हल्दी के पाउडर के साथ इसका जूस का प्रयोग करेंगे तो इम्यूनिटी एनहांस होगी और इम्यूनिटी के साथ साथ वुंड और अल्सर भी हील होते हैं। ईयर पेन हो गया है तो 2 या 3 ड्रॉप्स आप डाल लीजिए ल्यूकवार्म अवस्था में, 2 या 3 बार डालेंगे ईयर में तो काफी मददगार साबित होते हैं। देखिए कान में कोई भी चीज डालने से पहले, चाहे वो कितनी भी जनरलाइज्ड कितनी भी नेचुरल है, एक बार ईएनटी से संपर्क में जरूर आइएगा, क्योंकि ईयर के 3 पार्ट होते हैं। एक्सटर्नल ईयर जो हमें दिखाई देता है ना, उसके बाद एक कैनाल रहती है, फिर एक ईयर ड्रम रहता है, फिर मिडिल ईयर शुरू होता है। जो तो ईयर ड्रम होता है कभी कभी उसमें छेद हो जाता है किसी भी कारण से, तो अगर छेद मौजूद है तो कोई भी चीज अगर आप डाल रहे हैं कान में तो वो मिडिल ईयर में जाएगी और मिडिल ईयर में इकट्ठी हो सकती है। तो इकट्ठी होने के बाद वो दुष्परिणाम भी शो कर सकती है। तो कोई भी चीज कान में डालने से पहले आप ईएनटी डॉक्टर या अपने आयुर्वेदाचार्य या किसी भी एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। ठीक है, मैं चाहता हूं देखो यहाँ पर नॉलेज शेयरिंग तो जरूर कर रहा हूं मैं, मगर नॉलेज शेयरिंग को भी हम वाइजली इंप्लीमेंट करें अपने जीवन में। तो ये जो मैंने प्रयोग बताया आपको, ये काफी काफी हितकर हैं, बशर्ते इस नॉलेज को आप इंप्लीमेंट करें। इवन ये ऐसे प्रयोग थे जो छोटे बच्चों के साथ भी आप प्रयोग में ला सकते हैं और ये इजीली अवेलेबल है। ठीक है, आप इनको डेली प्रयोग में लाते हैं, मगर जो प्रयोग आप करते हैं और जो मैं यहाँ पर बता रहा हूं उनमें अंतर है। ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर चीज के बहुत सारे रोल या बहुत सारी इंपॉर्टेंस हो सकती है, मगर उसके प्रयोग की विधि आपको मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ जो प्रयोग की विधि मैंने शेयर की, आप उसको इम्प्लीमेंट जरूर करें। अगर कोई प्रश्न आपके दिमाग में हो तो पूछिए, मुझे खुशी होगी बताने में। कुछ सवाल ऑलरेडी चैट में है तो मैं उसको पूछती हूँ, आप बताइएगा। अमाउंट ऑफ घी और हनी, शर्मिष्ठा जी पूछ रहे हैं कि घी या हनी हम शुरुआत में आपने जैसे बताया था तो कितना लेना चाहिए करके। देखिए घी और हनी का प्रयोग इवन अगर आप खाने के रूप में भी कर रहे हैं तो हनी और घी दोनों को आप अनइक्वल रखें, इक्वल अमाउंट ना होने दें। अगर आप 1 बूंद हनी भी यूज कर रहे हैं तो उसके साथ 1 बूंद घी यूज ना करें। दोनों को अनइक्वल रख सकते हैं, किसी को भी आप ज्यादा रखो किसी को भी कम रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों अच्छे हीलर हैं। अगला सवाल है, माफ कीजिए सर, आप नहीं कुछ दूसरा लिखा है उन्होंने। देखिए यहाँ पर एक चैट बॉक्स में मैंने सवाल पढ़ा कि आपकी आंखों में ड्राइनेस है और आपके माउथ में ड्राइनेस है तो क्या किया जा सकता है। तो अगर आपके माउथ में ड्राइनेस है तो आप घी को माउथ में होल्ड कर सकते हैं। आप आंखों में 1-1 बूंद 2-2 बूंद घी की ड्रॉप्स डाल सकते हैं, काफी मदद मिलती है। इवन आप तिल के तेल को माउथ में होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, और तब तक होल्ड करिए जब तक असहनीय ना हो जाए,
जब आपको लगने लगे कि मैं थक गया हूं या थक गई हूं, तो आप स्पिट आउट कर दीजिए। ठीक है, इस विधि को गंडूश विधि बोलते हैं। मैक्सिमम क्वांटिटी मैक्सिमम टाइम के लिए आप तिल के तेल की होल्ड करेंगे तो ड्राइनेस को भी काउंटर कर पाएंगे। आंखों में घी का सेवन करें। ओके, हनी इन समर इज हॉट राइट, मैंने समर में घी ले सकते हैं क्या, गर्म नहीं होगा? समर में घी ले सकते हैं या नहीं ले सकते? हनी हनी हनी, हनी इन समर इजंट इट हॉट? देखिए हनी का प्रयोग कफ हर होता है, मतलब कफ को हरता है। कफ नेचर में ठंडा होता है, तो ठंडी चीज को काटने के लिए गर्म औषधि या गर्म वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। तो हनी डेफिनेटली नेचर में गर्म है ना, तभी वो कफ को या कोल्ड को की समस्या को दूर करता है। मगर अगर वातावरण में भी गर्मी है तो फिर हमें डिसाइड करना है हमारी समस्या के अनुसार। अगर हमारी समस्या बहुत ज्यादा कफ प्रकोप की है तो डेफिनेटली समस्या के अनुसार फिर हमें सीजन, अगर गर्म सीजन में हमें बहुत ज्यादा कफ के विकार हो गए हैं तो डेफिनेटली हमें समस्या के अनुसार तो हनी का सेवन करना ही पड़ेगा। ठीक है, यानी कि आपकी समस्या डिसाइड करती है कि किस चीज का प्रयोग किस सीजन में करना है। फिर आगे का सवाल है कि हनी एंड वार्म वाटर इज अ बैड कॉम्बिनेशन। पारुल जी पूछ रहे हैं क्या हनी गर्म पानी के साथ लिया जा सकता है क्या? देखिए इंटरनेट पे बहुत कंसेप्ट चलता है कि वार्म वाटर में आप हनी मिक्स कर लीजिए, आप कृष्णा की तरफ बढ़ेंगे। कृष्णा मतलब आप लीन एंड थिन होने लगेंगे, आप ओबेसिटी से मुक्त हो जाएंगे। मगर शास्त्रों में ऐसा वर्णित नहीं है। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर मधु को, हनी को आप गर्म करके सेवन कर रहे हैं तो आप अपने शरीर के साथ एक अत्याचार करने वाले हैं, शरीर को आप एक कष्ट में डालने वाले हैं, शरीर के साथ बिल्कुल भी हित नहीं कर रहे हैं। इवन जब च्यवनप्राश बनाया जाता है तो च्यवनप्राश के अंदर जब मधु ऐड करते हैं तो च्यवनप्राश को ठंडा होने देते हैं, जो शास्त्र अनुसार च्यवनप्राश बना रहे होते हैं। तो च्यवनप्राश को ठंडा होने देते हैं, उसके बाद उसमें हनी ऐड करते हैं। तो हनी और पानी को आप प्रयोग में लाएं, मगर पानी को रूम टेम्परेचर पे ही रखें, उसके बाद उसमें हनी ऐड करें। आप हनी को गर्म पानी में या गरम गरम वस्तुओं के साथ, या हनी को आप गरम गरम करके कभी भी ना लें। वो शास्त्र के अनुसार नहीं है। शास्त्र वो शास्त्र जो 5-6 हजार साल पुराना है। ठीक है, ये अभी 1 साल पुराना कोई शास्त्र की बात नहीं कर रहा हूं मैं। फिर व्हाट इज अ प्रपोर्शन ऑफ घी, आपने बताया कि व्हाट इज अ प्रपोर्शन ऑफ घी एंड हनी इफ वी हैव टू ईट? 50-15 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी प्रोपोर्शन आप रखें। ओके, फिर केलॉइड, प्लीज टेल द ट्रीटमेंट। केलॉइड के लिए ट्रीटमेंट है क्या? देखिए किलॉइड में जो यहाँ पर औषधियां बताई मैंने, जो किचन हर्ब्स बताई, वो तो ज्यादा सहायक नहीं होगी। किलॉइड्स के लिए आप अग्निकर्म का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, कोई वैद्य जो अग्निकर्म को प्रैक्टिस करते हो, आप उनके संपर्क में आ सकते हैं, या फिर क्षार के प्रयोग से भी हम किलॉइड्स को डील कर सकते हैं। बशर्ते आप एक काम करिएगा, आप हमारा नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा और एक पर्सनलाइज कंसल्टेशन कर लीजिएगा, क्योंकि किलॉइड कोई साधारण समस्या नहीं है, वो थोड़ी सी असाधारण है, और इस असाधारण समस्या को हम असाधारण तरीके से ही डील करेंगे। ठीक है, तो आप पर्सनलाइज कंसल्टेशन कर लीजिएगा हमसे। मैं डॉक्टर जी का नंबर और एड्रेस जो है थोड़ी देर में आपके चैट बॉक्स में पोस्ट कर देंगे ताकि आप वहां से ले सकते हैं। अनीता जी पूछ रहे हैं कि नहीं, आई थिंक माधुरी गर्ग जी पूछ रहे हैं कि फॉर इचिंग ड्यू टू ड्राइनेस इन ओल्ड एज व्हाट कैन बी यूज्ड? देखिए मैंने कुछ समय, मतलब आज के ही सेशन में कोकोनट ऑयल का प्रयोग बताया था। इवन पिछले सेशन में मैंने हल्दी का भी एक प्रयोग बताया था। तो हल्दी को आप कोकोनट ऑयल में मिक्स करके लगाना शुरू करेंगे तो काफी मददगार साबित होता है। ईचिंग ऑफ स्किन में भी काफी अच्छा
प्रयोग साबित होता है। इवन एक जंगली पौधा होता है जिसको चक्रमर्द बोलते हैं। चक्रमर्द बहुत आसानी से मिलने वाला पौधा है। आप गूगल पे उसकी इमेज देखिएगा, और आपके शायद बिल्डिंग जहां पर आप रह रहे हैं वहीं पर आसपास कहीं तो खड़ा होगा। छोटा सा प्लांट होता है, उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं, बहुत अच्छे कमाल के रिजल्ट आते हैं। प्लीज टेल फॉर एक्जेमा, सुरेश जी पूछ रहे हैं, एक्जेमा के बारे में भी बताएं। देखिए, एक्जिमा कई कारणों से होता है। कई बार उसके कारण वात की वृद्धि होती है, कई बार पित्त की वृद्धि होती है, कई बार कफ की वृद्धि होती है, कई बार वात और कफ दोनों की वृद्धि होती है, ध्वज विकार बोलते हैं। कई बार पित्त और कफ की, कई बार वात और कफ की, कई बार वात पित्त और कफ तीनों के कारण, मतलब तीनों के कारण जब एक्जिमा होता है तो उसको सन्निपातज त्वचा विकार बोलते हैं। और सन्निपातज त्वचा विकार में साधारण औषधियां बहुत ज्यादा हितकर साबित नहीं होती, तो उसके लिए तो हम बहुत ज्यादा प्रिसाइज औषधियां करेंगे। तो एक्जिमा के लिए तो आप हमसे पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशन करिए, हम कुछ उपाय, बेहतर उपाय बता पाएंगे। फिर भी अगर आप किसी वजह से कंसल्टेशन नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी भी आयुर्वेद के बड़े स्टोर पे जाइए, वहां पर बाकुची तेल मिलेगा आपको। बाकुची तेल को आप खरीद के, या बाकुची तेल को आप जहां से निकलता है वहां से प्रोक्योर कर लीजिए और अप्लाई करना शुरू करिए, काफी मददगार साबित होता है। ठीक है। ओके। वैसे डॉक्टर त्यागी जी का नंबर और उनका कंसल्टिंग पूना से होता है, उनके पूना के 2 एड्रेसेस है, वो हमने चैट बॉक्स में पोस्ट किए हैं, आप वहां से उनका नंबर और एड्रेस ले सकते हैं। अगर आपको ना मिला हो तो थोड़ी देर बाद हम लोग स्क्रीन पे आपको दिखाएंगे, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकेंगे, है ना। माधुरी गर्ग जी पूछ रहे हैं कि हाइपर पिगमेंटेशन फॉर सन टैन। ठीक है, हाइपर पिगमेंटेशन हो गई है सन टैन के लिए, सन टैन के कारण, तो बहुत बढ़िया एक आपको कॉम्बिनेशन बताता हूं। आप थोड़ा सा घी लीजिए, 50 ग्राम के आसपास, उसमें आप 10 ग्राम के आसपास, आप लिख लीजिएगा, 50 ग्राम घी ले लीजिए, 10 ग्राम के आसपास आप बीज वैक्स ले लीजिए। उसके बाद उसमें आप थोड़ा सा रॉक सॉल्ट डाल दीजिए। ठीक है, मतलब जो खुरदरा हो, बहुत महीन पिसा हुआ ना हो, उस कॉम्बिनेशन से, और उसमें आप थोड़ा सा हनी भी ऐड कर दीजिए, बहुत मामूली से 1 चम्मच 2 चम्मच। उसके बाद उस हनी डालने से पहले आप उसको कॉम्बिनेशन को मेल्ट कर लीजिएगा। उसके बाद हनी जब वो ठंडा नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाए, थोड़ा लिक्विड स्टेट में रहे, तब 1 चम्मच हनी डाल के उस कॉम्बिनेशन को आप अपनी टैन वाले एरिया पे लगाना शुरू करें। काफी बढ़िया अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जेंटल मसाज करनी है उससे। किसी का कहना ऐसे है, उनका नाम नहीं दिख रहा है, लेकिन उन्होंने कहा है, माफ कीजिए सर, आप बहुत जानते हैं हमसे, लेकिन आयुर्वेदा में कोई कमी नहीं है, ऐसा उनका कहना है। मैंने वो, आपने कहा ना कि आयुर्वेदा में थोड़ी कमी है कुछ ऐसे, तो आयुर्वेदा में कोई कमी नहीं है। कोई इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें कमी ना हो। आयुर्वेद बहुत अच्छी चीज है। संसार नश्वर है, ठीक है, और इस नश्वर संसार में सभी चीजों कमियों के साथ ही हुई हैं। ठीक है, तो इस पे हम ज्यादा विवाद विचार, मतलब ज्यादा विवाद में नहीं फंसेंगे। ठीक है, ठीक है, मैं माफी चाहता हूँ अगर आपको कोई कष्ट हुआ हो मानसिक रूप से। ठीक है। तो मैंने बेसिकली, डॉक्टर जी ने, मुझे जो समझ में आया, डॉक्टर त्यागी जी ने बताया कि इमरजेंसी के लिए एलोपैथी इज बेटर, जी एंड जी, देखिए हर चीज के अपने गुण हैं, अपनी फायदे हैं, और कभी कभी आयुर्वेद इतना अच्छा साबित होता है कि वो एक
बहुत बढ़िया हमें जीवन दान दे सकता है, मगर कभी कभी आयुर्वेद की भी अपनी लिमिटेशंस पैदा हो जाती हैं। मान लीजिए कोई वनस्पति है, ठीक है, उस वनस्पति का कोई प्रयोग बताया गया है, मगर वो वनस्पतियां हमारे ही कारण वो काट दी गई हैं, तो वनस्पति अवेलेबल ही नहीं हो पाएगी, तो फिर उस ज्ञान का भी हम फायदा नहीं ले सकते ना। तो लिमिटेशन हो गई आयुर्वेद की, क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं होगी। ठीक है, तो और अभी देखो, जो आप ज्ञान जानते हैं या जो अभी प्रचलन में आयुर्वेद है, या जो मैं यहां पर बता रहा हूं, वो भी एक अधूरा ज्ञान है। अधूरा क्यों? आयुर्वेद के 8 अंग बताए गए हैं, काय बाल ग्रहो शल्य दंष्ट्राजरा विषय। इसमें मंत्र चिकित्सा का भी उल्लेख मिलता था, मगर मंत्र चिकित्सा का उल्लेख जो भी मिलता था वो अभी विलुप्त हो चुका है। मतलब लिमिटेशन आ गई ना, तो लिमिटेशंस तो हर जगह हर चीज में है। आगे का सवाल पूछ लेती हूँ मैं आपसे। ये जो है, एनी होम ट्रीटमेंट फॉर स्किन रैशेस और ड्राई स्किन एवरी डे? ठीक है, कोकोनट ऑयल का प्रयोग काफी हितकर साबित होता है स्किन ड्राइनेस में। इवन अगर तिल का तेल आपके आसपास अवेलेबल है तो तिल का तेल का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर दूध पे आने वाली जो मलाई है आप उसको हाथ पे लीजिए, थोड़ा रगड़िए, उसके अंदर हल्दी मिक्स कर लीजिए, उसके अंदर आप चने की दाल को खुद ही मिक्सी में पाउडर बना के वो मिक्स करिए, उसका पेस्ट लगाइए, तो काफी अच्छा ग्लो आता है, काफी अच्छे ड्राइनेस दूर काउंटर होती है। इवन हनी का जो पैक मैंने बताया था उससे भी ड्राइनेस दूर होती है। Very nice. Now, sugar is as in rock sugar. जब आप शक्कर बोल रहे हैं तो रॉक शक्कर क्या? देखिए शक्कर का नाम लेते ही मेरे मुंह में पानी आने लगता है। तो शक्कर की हम जब बात कर रहे हैं तो हम गुड़ की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि गुड़ ज्यादा, देखिए जितना रिफाइंड शुगर होगा उतना ही वो अहित की तरफ हमें ले जाएगा, जितना कम रिफाइंड शुगर होगा उतना ही हितों की तरफ हम बढ़ेंगे। तो अगर आप गन्ने की खेती के आसपास हैं तो गन्ने का रस्सी ले लीजिए, ठीक है। गन्ने की खेती थोड़ी दूर है आपसे तो फिर आप गुड़ का सेवन करें, या जैगरी का सेवन, या गुड़ के पाउडर फॉर्म भी आजकल मार्केट में अवेलेबल रहती है, या फिर आप फ्रुक्टोज शुगर का यूज करें। फ्रुक्टोज शुगर मतलब सभी फ्रूट्स में पाए जाने वाली शुगर जो होती है वो फ्रुक्टोज होती है, मतलब आप फलों का सेवन कर सकते हैं, ठीक है। सही है। फिर काढ़ा कैसे बनाएं? सरला जी देखिए जहां पर हमने काढ़ा वर्ड यूज किया है उसके लिए एक हम जनरलाइज्ड स्टेटमेंट बताते हैं आपको, कि आप 2 ग्राम के आसपास या 2 से 4 ग्राम के आसपास वो औषधि लीजिए। मतलब जैसे हल्दी का काढ़ा बनाना है तो हल्दी को आपने 2 ग्राम की मात्रा लिया, पानी में बॉईल किया, और पानी को 1/4 से लेके 1/16 तक, मतलब या तो 1/4 हिस्सा कर लीजिए, या 1/8 हिस्सा कर लीजिए, या 1/16 हिस्सा कर लीजिए, तब तक आप बॉयल करो। और बॉयल करके फिर उसको छान लीजिए, वो काढ़ा तैयार हो गया आपका। छान कर या बिना छाने वनस्पति के अनुसार आप उसका सेवन कर सकते हैं। और एक है, ये मुझे समझा नहीं है वर्ड, PHLEGM, cannot cough out, very sticky inside the lung, phlegm है क्या? क्या वर्ड यूज किया मैम आपने? PHLEGM, phlegm cannot cough out. अच्छा, स्पूटम हो रहा है, बलगम बन रहा है, वो पास आउट नहीं हो रहा है ना? हाँ, very sticky inside the lungs, what to do, Louis? हाँ जी, तो वो जो बलगम बन रहा है, फ्लेम बन रहा है, वो अगर स्टिकी है तो डेफिनेटली स्टिकी होने के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है आप पानी कम पी रहे हो, पानी कम पी रहे हैं तो बॉडी कंजर्व करती है वाटर को, हर चीज में से वाटर ऑब्जॉर्ब करने लगती है। इवन जो हमारा स्पूटम होता है, बलगम होता है, वो भी वाटर के बनने तो वो भी थिक हो जाएगा, वो भी स्टिकीनेस ले लेगा। तो कई बार पानी की कमी भी थिक या स्टिकी स्पूटम को पैदा कर देता है। तो अगर आप पानी कम पी रहे हैं तो पानी ज्यादा पीजिए, वार्म वाटर पीजिए। उसके बाद हनी का सेवन ऐसी समस्याओं में काफी मददगार साबित हो सकता है।
इवन आप तालिस पत्र और पलाश पत्र को 2-2 ग्राम की मात्रा में, तालिस पत्र पत्र मतलब पत्ता, तालिस के पत्तों को आप 2 ग्राम की मात्रा लीजिए, पलाश के पत्तों को 2 ग्राम की मात्रा लीजिए, पानी में बॉयल करिए, बॉयल करके काढ़ा बनाइए। काढ़ा बनाने का मैंने बहुत आसान तरीका बताया। 2 या 4 ग्राम औषधि ली, 1/4 या 1/4 से लेके 1/16 तक आपने पानी किया और पानी छान लिया, काढ़ा बन गया। अब इस काढ़े का प्रयोग करेंगे तो बहुत ज्यादा मदद मिलेगी आपको। ओके। यूरिन अनंता जी पूछ रहे हैं, यूरिन साफ के लिए उपाय बताएं सर। यूरिन साफ के लिए उपाय बताएं, इसका ये थोड़ा सा अनक्लियर क्वेश्चन है एक्चुअली, क्योंकि आप पानी कितना पीते हैं, कम पानी पी रहे हैं तो डेफिनेटली येलो यूरिन आ सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई किडनी की मतलब आपको नहीं, जिसका भी यूरिन डिस्टर्ब्ड पास हो रहा है, उसको कोई किडनी का विकार है या पानी कम पी रहा है या फिर लीवर का विकार है, लीवर के विकार में भी येलो यूरिन आ सकता है। तो पहले तो हमें क्लियर करना पड़ेगा, ये जो यूरिन साफ की बात कर रहे हैं, ये किस तरह के साफ की बात कर रहे हैं, किस तरह का यूरिन आ रहा है। क्या वो लाल कलर का यूरिन आ रहा है, क्या वो येलो कलर का यूरिन आ रहा है, क्या मतलब किस तरह का यूरिन आ रहा है, तब हम उसके इंटरप्रिटेशन पे जाएंगे कि समस्या क्या है, फिर उस समस्या को हम सॉल्व कर सकते हैं। सही। तो मे बी आप अगर चाहे तो अनंता जी, आप डॉक्टर जी के साथ एक पर्सनल कंसल्टिंग कर सकते हैं आप, या आपके पास कोई रिपोर्ट्स हो तो बता सकते हैं ताकि वो आपको गाइड कर सके। हर्षा जी, आपने लिखा है कि टिप्स लिखने को समय नहीं मिला हो, तो इसके रिकॉर्डेड वीडियो को हम लोग रिलीज करेंगे एक वीक में, आप उसमें से फिर एक बार देख सकते हैं, है ना। आगे का सवाल है, जैसे डॉक्टर रितु भगत मैम पूछ रहे हैं, प्लीज एडवाइस फॉर एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, गॉल ब्लैडर स्टोन। देखिए एसिडिटी, कई बार अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस या वेबिनार्स देखे हो तो मैंने पित्त के 5 प्रकार बताए थे पिछले एक वेबिनार में। फिर जो पित्त के 5 प्रकार बताए थे उसमें मैंने बताया था पाचक पित्त, साधक पित्त, भ्राजक पित्त, ठीक है, आलोचक पित्त। जो पाचक पित्त होता है वो पाचन की क्रिया कराता है, जो रंजक पित्त होता है वो रंजन का कार्य करता है और लीवर में रहता है। कई बार रंजक पित्त का क्लोज रिलेशन होता है पाचक पित्त के साथ, और पाचन पित्त का डिस्टरबेंस एसिडिटी को पैदा करने की ताकत रखता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी एसिडिटी के पीछे आपका लीवर हो सकता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एसिडिटी के पीछे आपकी ब्रेन की एक्टिविटी हो सकती है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एसिडिटी के पीछे आपका लाइफ स्टाइल हो सकता है। आप बहुत देर तक कार्य करते हैं, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक कार्य करते हैं। कार्य करते करते आपको लगता है कि कुछ खा भी लेना चाहिए, आप रात को 12 बजे फ्रिज खोल के कुछ खाते हैं, है ना। वो समय नहीं है भोजन करने का। तो अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आपकी डाइट अनियमित है, आप ज्यादा मसालेदार भोजन को पसंद करते हैं, या आप काम के कारण जानबूझ के नहीं मगर आपको ऐसा वातावरण ही मिलता है कि आपको करना ही पड़ता है होटल का खाना, या आप स्पाइसी फूड पसंद करते हैं, तो भी आप एसिडिटी के शिकार हो जाते हैं। तो देखिए, चिकित्सा करने से पहले हम कारणों पे ध्यान दें और कारण को हटाएं जीवन से, तो चिकित्सा से ज्यादा अच्छा रहता है। तो अगर कारण हटने के बाद भी एसिडिटी मेंटेन है, तब हम औषधियों पे जाएं और लाभ प्राप्त औषधियों से करें तो ज्यादा अच्छा है। तो अगर इनमें से कोई कारण है तो उसको जीवन से हटा लीजिए। फिर भी अगर समस्या बनी हुई है तो आप अविपत्तिकर चूर्ण नाम की औषधि का लगातार सेवन कर सकते हैं। 1 चम्मच सुबह शाम ले सकते हैं पानी के साथ, या फिर गुड़ और घी का भी सेवन कर सकते हैं, या फिर आप हमसे पर्सनलाइज कंसल्टेशन कर सकते हैं। ये लोइसा मैम को जो आपने बताया था, फिर कॉन्स्टिपेशन का भी यहाँ पर क्वेश्चन आया अच्छा, था, हाँ करेक्ट। है ना। कॉन्स्टिपेशन के लिए देखिए, अगर आप दूध को पचाने की क्षमता रखते हैं तो दूध में आप घी डालकर पीना शुरू करें, तो घी के कारण
इंटेस्टाइन में एक चिकनाहट डेवलप होती है, नेचुरल चिकनाहट, और कॉन्स्टिपेशन में काफी मददगार साबित होती है। इवन अगर आप पानी की कम मात्रा पी रहे हैं या एडिक्वेट वाटर इनटेक नहीं है, तो आप वाटर की मात्रा एडिक्वेट करें, क्योंकि 70% पानी से ही शरीर बना है हमारा। उसकी कमी बिल्कुल ना होने दें, उसकी कमी भी कॉन्स्टिपेशन को पैदा करती है। फिर केला, अगर बनाना पसंद है, बनाना काफी अच्छी चीज है, मगर अगर जरूरत से ज्यादा उसको खाया जाता है तो कभी कभी वो भी कॉन्स्टिपेशन का कारण बन सकता है। कुछ लोग कॉन्स्टिपेशन में बनाना खाना शुरू करते हैं, ठीक है, उनको लगता है कि वो उनको क्लियर कराने में मदद करेगा, मगर अत्यधिक केला कॉन्स्टिपेशन को पैदा करने की ताकत रखता है। कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिसमें आयरन कंटेंट बहुत हाई होता है, या फिर हम आयरन सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं कई बार, तो आयरन सप्लीमेंट्स को बहुत बड़ी मात्रा में अगर लिया जाता है तो भी कॉन्स्टिपेशन होने का खतरा रहता है। तो अगर ऐसा है तो वाइजली उसका प्रयोग करें, ठीक है। उसके बाद रेशेदार भोजन का अगर प्रयोग नहीं कर रहे हैं, फाइबर रिच फूड का इंटेक नहीं कर रहे हैं, तो वो भी एक समस्या होती है। ऐसी समस्याओं से पीड़ित हैं तो इनको हमें जीवन से हटाना है, ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन दूर होने लगता है। ठीक है, अगला सवाल पूछती हूँ कि लेग पेन, कैन यू एडवाइस फॉर लेग पेन एंड काफ मसल? देखिए, लेग पेन है, काफ मसल पेन है, हो सकता है विटामिन B12 की कमी हो। अगर विटामिन B12 की कमी है तो उस कमी को पूरा किया जाए, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि विटामिन B12 की कमी से भी लेग पेन या काफ मसल पेन होने लगते हैं। कई बार यूरिक एसिड की वृद्धि के कारण लेग्स में पेन आने लगता है। कई बार सिगरेट स्मोकिंग के कारण भी पैरों में पेन आने लगता है। सिगरेट स्मोकिंग के कारण इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन होने लगती है, ठीक है, जो कि अल्टीमेटली पैरों में पेन की तरफ ले जाती है। कई बार वेरिकोस वेन्स हो जाती हैं जिसके कारण काफ मसल्स में पेन आने लगता है, ठीक है। कई बार हमारा काम ऐसा होता है कि हम बहुत देर तक खड़े रहते हैं तो भी काफ मसल्स में पेन हो सकता है। तो हमें यहाँ पर डेफिनेटली कारणों को देख के उसकी चिकित्सा करनी है। फिर भी अगर आपको कारण समझ में नहीं आ रहा है तो आप सिंपल तिल का तेल लगाना शुरू करो काफ मसल्स पे, गर्म अवस्था में, वार्म स्टेट में तिल ऑयल एप्लीकेशन विल डेफिनेटली हेल्प यू। ये लोइसा मैम पूछ रही है, उन्होंने ना एक सवाल पूछा था थोड़ी देर पहले, जैसे द कफ इज नॉट कमिंग आउट, इट इज वेरी स्टिकी इनसाइड द लंग्स। ये सवाल उनको इंग्लिश में चाहिए क्योंकि उनको हिंदी समझ में नहीं आई, तो आप इंग्लिश में दोहरा सकते हो क्या? मात्रा सिर्फ जो बताना है मैंने, व्हाट इज टू बी टेकन, ओनली दैट इंग्रेडिएंट। देखिए, अगर if your flame sputum is sticky or it is thick and it is not coming out, it can be due to inadequate water intake, ठीक है, because if water intake is not adequate, definitely body conserves and always try to retain water, and it ultimately leads to sticky or thick sputum. So just manage to have adequate water if you are not having. There is one herb, talis patra. Talis is name of one herb. You can take talis patra in 2 grams with palash patra 2 grams, make decoction, and that decoction you have to intake is to be done in 10 to 20 ml twice a day before food. You will find much relief in your flame condition. One more thing we can do is Vasa plant. Vasa plant can also be used in thick flame or thick sputum or sticky sputum. Vasa is easily available plant. Its botanical name is Adhatoda vasaika. In Marathi, its name is Adulsa. 1 or 2 leaf of Adulsa or Vasa can be boiled in water up till 1/4 water is left, and then that decoction we have to drink, and
we can use it twice daily before food every day for 15 days. You will find much better results than any other medicine. ओके, वैसे आपने जो बताया मैंने थोड़ा चैट में डाल दिया है, if at all somebody wants to refer it. Then second is regular motion in kids about 4 years and worms in stomach for kids. So for them what can be done? इनके लिए क्या किया जा सकता है जिनके पेट में, बच्चों के 4 साल का बच्चे के लिए? वॉर्म्स के लिए मैंने यहाँ पर प्रयोग बताए थे, करेले का जूस का प्रयोग भी बताया था, नीम के जूस का प्रयोग भी बताया था, तो उसको हम प्रयोग में ला सकते हैं, बहुत अच्छा मददगार साबित होता है. Okay, sure. Then dryness in mouth and eyes. मैंने शुरू में इस क्वेश्चन को कवर अप कर लिया था कि आप तिल के तेल को माउथ में होल्ड कर सकते हैं, गाय का घी आप आंखों में डाल सकते हैं, या घी को भी आप माउथ में होल्ड करना शुरू करिए, काफी अच्छा काउंटरिंग होती है ड्राइनेस की. देन भारतीय पूछ रहे हैं, उनकी बेटी 20 साल की है, उन्होंने खाना इतना कम कर दिया, जस्ट एक चपाती खाती है, एक ही बार खाना खाती है, कुछ कर सकते हैं क्या? देखिए, पहले तो उनकी काउंसलिंग करने की जरूरत है. ऐसा भी हो सकता है कि वो लीन एंड थिन होने के कारण एक ऐसी मानसिक अवस्था में आए हों जिससे वो बाहर ना निकल पा रहे हों. ठीक है, ये अवस्था स्पेशली लड़कियों में देखने को अक्सर मिलती है. तो पहले तो हम देखें कि वो किसी विचार विशेष में फंस तो नहीं गई हैं, है ना. तो अगर वो फंस गई हैं किसी विचार विशेष में, उस विचार से उनको बाहर निकाला जाए कि भोजन हमारे शरीर के लिए काफी उत्तम होता है, इम्यूनिटी एनहांस करता है, हमें बोलने की ताकत भोजन से ही प्राप्त होती है, हमें चलने की ताकत, हमें सोचने की ताकत भोजन से ही प्राप्त होती है. और अगर हम वो भोजन करेंगे ही नहीं तो डेफिनेटली हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो फूड को तो एडिक्वेट करना बहुत जरूरी है, पौष्टिक आहार बहुत जरूरी होते हैं. आपकी 20 साल की कन्या है तो डेफिनेटली उसको चमकती हुई दमकती हुई त्वचा की रिक्वायरमेंट होगी. वो सोचती होंगी कि मेरी त्वचा चमके. तो त्वचा तब तक नहीं चमक सकती जब तक उसको भी भोजन ना प्राप्त हो. और उसको त्वचा को भोजन कैसे प्राप्त होगा? रक्त से. और रक्त को भोजन कैसे प्राप्त होना है? हमारे डाइजेस्टेड फूड से. तो अगर किसी व्यक्ति विशेष को सुंदर बने रहना है, जवान बने रहना है, रोगों से लड़ने की ताकत प्राप्त करनी है, बल प्राप्त करना है, विचारों का बल, शारीरिक बल, हर बल के लिए भोजन तो अनिवार्य है. ठीक है, यहाँ पर फैट से या वेट पुट ऑन करने से या ओबेसिटी से हमें कंपेयर नहीं करना है. इस स्टेटमेंट को हमें भोजन करना ही करना है. और फिर भी अगर वो किसी प्रॉब्लम विशेष के कारण उनको भूख नहीं लगती है, या लीवर की प्रॉब्लम आ गई है, या इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम आ गई है, तब फिर उनकी बीमारी को ठीक करना जरूरी है. लीवर की प्रॉब्लम में लीवर को ठीक करके उनकी भूख को बढ़ाया जा सकता है. ठीक है, तो आप एक पर्सनलाइज कंसल्टेशन हमसे कर सकते हैं अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी जिस भी माध्यम से आप कंफर्टेबल हो. डॉक्टर विवेक त्यागी जी का कांटेक्ट नंबर फिर से चैट में कोई पार्टिसिपेंट ने पोस्ट किया है, आप उसमें से भी उनका नंबर और एड्रेस ले सकते हैं. फॉर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कंसल्टिंग किया जा सकता है. डॉक्टर संजय गुप्ता जी है, वो पूछ रहे हैं कि कैन बी यूज लहसुन इन हाई ब्लड प्रेशर? देखिए, लहसुन को गार्लिक बोलते हैं, गार्लिक को इवन रसोन भी बोलते हैं. रसोन जो होती है उत्तम वातहर है. ठीक है, हमें बिल्कुल बेसिक्स समझने हैं कि हमें प्रयोग में लाने हैं नहीं लाने हैं, फिर हम खुद ही डिसाइड कर सकते हैं. बीपी जो वर्ड है जिसको ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं, मॉडर्न में अगर डेफिनेशन में जाएं बीपी की, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड
ड्यूरिंग इट्स फ्लो ऑन ब्लड वेसल वॉल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। जब रक्त बहता है, उस बहने के कारण वो जब दीवारों पे प्रेशर क्रिएट करता है, वो प्रेशर है। ठीक है। अभी आयुर्वेद में एक शब्द आता है रक्तगत वात। रक्तगत वात मतलब रक्त के अंदर जब वात की वृद्धि हो जाए। वात मतलब आकाश और वायु तत्व। आकाश और वायु तत्व किसी भी चीज को तेज गति देने की ताकत रखते हैं। यानी कि रक्तगत वात में रक्त तेज गति से बहने की ताकत रखेगा। रक्त अगर तेज गति से बहेगा तो अपनी दीवारों पे तेज गति से टकराएगा। फिर तो ये चीज तो मॉडर्न के बीपी से कोरिलेट हो गई। यानी कि आयुर्वेद का जो रक्तगत वात है, उसको हम कोरिलेट कर सकते हैं मॉडर्न के ब्लड प्रेशर से। और यहां पर शब्द आ गया अभी वात। रक्त के अंदर वात बढ़ा है बीपी में, है ना। और वात के लिए रसोन यानी कि गार्लिक एक उत्तम औषधि है। यानी कि आप बीपी में भी गार्लिक का प्रयोग कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। रेमेडी फॉर नी पेन, कुछ रेमेडी है क्या? कांचन जी पूछ रहे हैं। जी, अगर आप ओबेसिटी का शिकार हैं, जो जिनको नी पेन है, तो ओबेसिटी को दूर करें, क्योंकि आपका फिर तो बहुत बड़ा मेजर पोर्शन घुटनों पे ही वेट आता है ना। और ओबेसिटी का शिकार नहीं है, उसके बाद घुटनों में पीड़ा आ रही है, तो डेफिनेटली आप तेलों का प्रयोग तो शुरू कर ही दें, क्योंकि तेल ड्राइनेस दूर करते हैं। तेल में भी मैंने जो गार्लिक का प्रयोग बताया था, गार्लिक पेस्ट को आप सिसमी ऑयल में, तिल के तेल में वार्म करें, फिर उसको प्रयोग में लाएं, तो काफी मददगार साबित होता है घुटनों के लिए। इवन नारायण तेल, महानारायण तेल, पिंड तेल, महाविषगर्भ तेल, इनका प्रयोग भी काफी हितकर साबित होता है। What is the right time to do oil pulling? What is the right time to do oil pulling? देखिए, आप सवेरे सवेरे कर सकते हैं। आप सवेरे सवेरे अच्छे कर्म से ही अपना दिनचर्या शुरू करें। Then for eyes we can use, हर्षा जी पूछ रहे हैं कि आंखों के लिए यूज कर सकते हैं। हर्षा जी, आपका सवाल समझ में नहीं आया। रचना मौर्य जी पूछ रहे हैं एंजाइटी में कुछ होम रेमेडी है क्या एंजाइटी के लिए? बिल्कुल, एंजाइटी का हमने वेबिनार भी लिया था पहले, है ना। उसमें भी हमने एक प्रयोग बताया था कि आप दालचीनी को क्रश करके अपने पिल्लो के नीचे या फिर ऐसी जगह या हैंकरचीफ में, रुमाल वगैरह में, कपड़े में फोल्ड करके रखिए। और ऐसी दालचीनी जो एरोमेटिक हो, अरोमा जिसमें आ रहा हो, है ना, उसको स्मेल करेंगे तो सोते समय, तो काफी मददगार साबित होता है। ब्रेन की प्रॉपर्टी या नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने में काफी सहायक होता है। उसके बाद गुलाब जल का स्प्रे आप अपने फेस पे बार बार करते रहिए। उसके बाद चंदन का अगर अवेलेबिलिटी है आपके आसपास, चंदन को आप अप्लाई करिए। शुद्ध चंदन को फोरहेड पे अप्लाई करेंगे, काफी मददगार साबित होता है। उसके बाद प्योर 100% प्योर एडिबल ऑयल, बादाम का ऑयल, आप उसको स्कैल्प एप्लीकेशन करेंगे तो काफी मददगार साबित होता है। आप तिल के तेल को 4-4 बूंदे नाक में डालना शुरू करिए, काफी मददगार साबित होता है। क्योंकि नासिका सिर का द्वार है, क्लोजेस्ट ओपनिंग है सिर के, तो नाक में जो चीज आप डाल रहे हैं डेफिनेटली आपके मस्तिष्क को बल देने की ताकत रख सकती है वो। तो आप नाक में तिल का तेल डालना शुरू करिए दिन के समय। रात्रि में ऐसा करना वर्जित है। Okay. Then for pitta prakriti what can be taken? पित्त प्रकृति के लिए क्या लिया जा सकता है, जनरलाइज्ड क्वेश्चन है। तो पित्त प्रकृति के लिए आप सब कुछ ले सकते हैं। प्रकृति ने जो भी दिया है सब आप ग्रहण करें, ठीक है। हरी सब्जियां खाएं, सारे फ्रूट्स खाएं, बस आप ज्यादा मसालेदार भोजन ना करें, लाल मिर्च का सेवन ना करें। Then
दीपा अग्रवाल जी पूछ रहे हैं, इज देयर एनी रेमेडी फॉर पोलन एलर्जी, स्नीज एंड ड्राइनेस? पोलन एलर्जी अगर हो गई है, यहाँ पर आपने पोलन एलर्जी बोला है या कॉलन एलर्जी बोला है? POLLEN, पोलन एलर्जी है ना। अगर पोलन एलर्जी है, तो ये पोलन ग्रेन्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर सीजन में एक्टिव रहते हैं, या कफ की समस्या आ गई है, स्नीजिंग होने लगी है, तो यहाँ पर आप कुछ मॉलिक्यूल्स को सह नहीं पा रहे हैं। यानी कि अगर आपकी सहने की क्षमता बढ़ जाए तो आप उस एलर्जी से दूर हो जाएंगे। तो सहने की क्षमता को बढ़ाने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि आपको किस सीजन में पॉलन ग्रेन्स की एलर्जी होती है। ठीक है, किस समय पॉलन ग्रेन्स की एलर्जी होती है, क्योंकि समय के अनुसार, सीजन के अनुसार हमें यह समझ में आएगा, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं हर प्लांट के अलग अलग सीजन में एयर में रहते हैं। तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि किस पॉलन से आपको एलर्जी है, किस सीजन में एलर्जी है, किस पॉलन से। ये तो आप जज नहीं कर पाएंगे, सीजन तो जज कर ही सकते हैं। तो सीजन आप बता पाएंगे तो हम ज्यादा क्लियर आंसर दे पाएंगे आपको। ठीक है, फिर अगला सवाल है कि मच्छर ना काटे, एनी नेचुरल इंसेक्ट रिपेलेंट? मच्छर भगाने के लिए आयुर्वेद में कुछ उपाय है? मच्छर भी भोजन कर रहे हैं अपना, करने दीजिए उनको। देखिए, नीम का तेल लगा सकते हैं। नीम का तेल लगाने से, क्योंकि नीम की स्मेल जो होती है वो मच्छरों को दूर भगाती है, उसका अरोमा मच्छरों को सूटेबल नहीं होता, तो आप वैसा प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मच्छर तो तब से हैं जब से इंसान भी नहीं था, तो वो ज्यादा हाईली अडेप्टेबल हैं। ठीक है, वो सब प्रयोगों को मात दे सकते हैं। डंडफ प्रॉब्लम के बारे में आपने ऑलरेडी बताया है रंजन जी, तो शायद वो भी आपने सुना होगा। फिर व्हाट टू डू अबाउट लेग क्रैम्प्स, ये भी लेग क्रैम्प्स के बारे में कुछ कर सकते हैं क्या? जी जी, लेग क्रैम्प्स के बारे में हमने बताया था कि हाँ, कई बार विटामिन B12 की कमी से लेग क्रैम्प्स हो सकते हैं, या काफ मसल्स में पेन हो सकते हैं। फिर हमने बताया था कि कई बार ब्लड वेसल्स स्वोलन हो जाती हैं, रक्त रुकने लगता है, उसके कारण भी हो जाती हैं। कई बार ज्यादा खड़े रहने की हैबिट के कारण भी हो जाती हैं, या कई बार स्मोकिंग की हैबिट हो जाती है जिसके कारण इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन होने लगती है। तो ऐसे में कारणों को हटाएंगे, विटामिन B कॉम्प्लेक्स का सेवन हितकर हो सकता है, या तिल का तेल का सेवन लगाने में काफी फायदा पहुंचा सकता है, या नारायण तेल या पिंड तेल या क्षीरबला तेल या फिर महाविषगर्भ तेल, इनका प्रयोग किया जा सकता है। और ठीक है, रविंद्र जी पूछ रहे हैं, आई हैव मिक्स्ड ग्रेटेड आंवला इन हनी, कैन आई कीप इट इन द सन फॉर 1 or 2 days? आपने हनी में आंवले को मिक्स कर दिया है? हाँ, आई हैव मिक्स्ड ग्रेटेड आंवला इन हनी। क्यों, मैं पूछना चाहता हूं ऐसा क्यों किया है? ओके, रविंद्र जी अगर आप चैट में लिखेंगे तो हम एक बार उनसे पूछ लेंगे। और आप सूर्य में उसको क्यों रखना चाहते हैं? अच्छा, फिर तब तक दूसरा सवाल ले लेते, सोरायसिस के लिए क्या करें? सोरायसिस के लिए क्या करें? देखिए, सोरियासिस एक कॉम्प्लिकेटेड विकार है, उसके लिए पर्सनलाइज कंसल्टेशन करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ये क्या है सर? थायराइड के लिए कोई होम रेमेडी है क्या? देखिए, थायराइड एक ऐसा विकार है जिसको मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम बोल रहे हैं, तो वो भी ठीक ही है। मेटाबॉलिज्म मतलब हमारे अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, हमारे अंदर जो ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, वो अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, तो हमें थायराइड की प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, अभी क्या है कि अगर हम अपने शरीर को बलवान बनाएं या क्षमताओं से युक्त कर दें, तो डेफिनेटली हमारे बहुत सारे मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दूर होने लगते हैं। तो
हमें बस अपने मेटाबॉलिज्म पे कार्य करना है, अपने हार्मोनल प्रोफाइल पे काम करना है। इवन कई बार पिट्यूटरी ग्लैंड भी हॉर्मोन्स को डिस्टर्ब करके थायराइड को डिस्टर्ब कर देती है। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि थायराइड पीड़ित है या पिट्यूटरी ग्लैंड पीड़ित है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड पीड़ित है तब भी थायराइड की प्रॉब्लम आ सकती है, और थायराइड की प्रॉब्लम है तो वो तो है ही। इवन आप इसमें अगर घरेलू स्तर पे आप कुछ करना चाहते हैं तो 2 ग्राम के आसपास 2 ग्राम के आसपास एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे। उस 2 ग्राम कॉम्बिनेशन में आप 5% के आसपास मिश्री रखेंगे, मिश्री को खड़ी शक्कर भी बोलते हैं। उसके बाद बाकी जो 95% है उसमें 3 घटक द्रव्य रखेंगे, एक इलायची, एक दालचीनी, एक तालिसपत्र। ठीक है, इन सबको मिक्स करके बॉयल करके पीना शुरू करेंगे। और जब ये बॉयल पानी आधा बचेगा उस समय आप वासा का पत्ता ऐड करेंगे और फिर उसको फिर से बॉयल करेंगे, फिर उसका प्रयोग करना शुरू करेंगे, पानी उबाल उबाल के पिएंगे तो काफी हितकर साबित होगा आपके थायराइड ग्लैंड के लिए। दूसरा आगे का सवाल है कि आपने शिल्पी जी पूछ रहे, आपने हाइपर पिगमेंटेशन के लिए 50 ग्राम घी, रॉक सॉल्ट, हनी के साथ और क्या लेना था? बीज वैक्स भी ले सकते हैं। ओके, ठीक है। हाउ टू गेट रीड ऑफ Bangalore professional gastroenterology, lots of dead skin. आपने हेयर फॉल के लिए रेमेडी बता दी है तो मैं वो रिपीट नहीं कर रही हूँ। ट्रीटमेंट फॉर स्मॉल जॉइंट पेन। देखिए, किसी भी तरह का पेन अगर हो रहा है वो वात की वृद्धि के कारण हो सकता है, तो डेफिनेटली जो गार्लिक का प्रयोग मैंने बताया था आप इसको प्रयोग में लाकर देखिए, क्योंकि ये घरेलू स्तर पे आप कर पाएंगे आराम से, कुछ आपको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी इस प्रयोग से फायदा नहीं होता है तो फिर आप हमसे पर्सनलाइज कंसल्टेशन कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो भी मैंने प्रयोग बताए हैं वो साधारण प्रयोग बिल्कुल नहीं है, वो इजिली अवेलेबल है मगर साधारण नहीं है, वो असाधारण गुण रखते हैं। ठीक है, तो आप उनको प्रयोग में जरूर लाएं। डॉक्टर ब्राह्मी ध्रुत कैन बी यूज्ड इन अप्लाइंग आइज। देखिए, आईज के ऊपर क्या लगाना है, आईज के ऊपर लगाना है या अंदर लगाना है? Can be एक्चुअली used in applying in eyes. देखिए, ब्राह्मी घृतम को अगर आंखों पे लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप नियरेस्ट आयुर्वेदाचार्य से आप मिलिए। अगर आप हमारे शहर में हमारे आसपास हैं तो उनसे मिलकर एक बार आंखों को दिखाइएगा, फिर आंखों पे कुछ भी लगाइएगा, क्योंकि ये जनरलाइज्ड नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है, नोटेड जी। और फिर एक सब माधुरी जी पूछ रहे, माय सन हैज पेन्स इन आर्म्स, लेग्स एंड सम टाइम इन बैक, हिप्स। आफ्टर अ डे out working, he feels good after pressing that body part. I investigated for everything, all reports are normal. He feels very tired all the time. Only uric acid. यूरिक एसिड अगर बढ़ा हुआ है तो भी पेन रह सकता है, और कई बार यूरिक एसिड के बढ़ने के पीछे हमारे डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन्स की सेहत भी हो सकती है। अगर लीवर डिस्टर्बेंस में है तो भी यूरिक एसिड डिस्टर्ब होने लगता है, और यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन बॉडी पेन्स, मसल्स पेन्स पैदा कर सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी अदर प्रॉब्लम। तो डेफिनेटली यूरिक एसिड को ट्रीट करना तो बहुत जरूरी है अगर वो बढ़ रहा है। हंसा जी पूछ रहे हैं कि एनी क्योर फॉर हॉट फ्लशेस। देखिए, हॉट फ्लशेस कई बार
आपकी आयु मेनोपॉज के आसपास होती है, हार्मोन्स के डिस्टरबेंस या हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं तो भी होने लगती है। तो ऐसे में हार्मोन्स में होने वाले चेंजेस पे हमें ध्यान देना है। वहां पर शतावरी जैसी औषधियां भी मददगार कई बार साबित होती हैं, कई बार, ठीक है। और कई बार हमें फिर शतावरी से आगे बढ़कर सोचना पड़ता है। तो अगर आप मेनोपॉज की आयु में हैं, आप 45 वर्ष में या 50 वर्ष के आसपास हैं या मेनोपॉज की अवस्था को क्रॉस कर चुकी हैं, तो आप सबसे पहले शतावरी का सेवन शुरू करें। 2 या 4 ग्राम दूध के साथ लेना शुरू करें अगर दूध को पचाने की क्षमता रखते हैं। नहीं पचाने की क्षमता रखते तो पानी के साथ लेना शुरू करिए। और शतावरी की जड़ अरेंज करिएगा, जड़ को खुद पाउडर बनाइएगा, ठीक है। बना बनाया लाने से बेहतर, तो वो ज्यादा हितकर रहेगा आपके लिए। ऑलराइट। फिर ये त्रिनाथ जी बता रहे हैं कि मॉस्किटो रिपेलेंट के तौर पे श्री श्री आयुर्वेदा का मॉस्किटो रिपेलेंट भी यूज किया जा सकता है, आयुर्वेदिक है। बिल्कुल कर सकते हैं। या एंड देन वंदना जी पूछ रहे हैं कि लॉट्स ऑफ डेड स्किन, वाइट हेड्स ऑन द फेस, only with lips, skin keeps spilling off on its own randomly. Is there anything that can be done? जी, आप बेसन का प्रयोग दूध की मलाई में मिक्स करके शुरू करिए, ठीक है। और उसके बाद उसको वॉश करके हनी का पैक लगाइए, ठीक है। तो उस प्रयोग में आपकी स्किन की हेल्थ अच्छी होने लगेगी। स्किन की हेल्थ अच्छी होगी, डेड स्किन हटने लगेगी। उसके बाद भी अगर आपको उत्तम अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो फिर आप संपर्क करिएगा। और एक और आप प्रयोग कर सकते हैं, आप मलाई के अंदर जो अखरोट होता है, अखरोट का जो छिलका होता है, उसके फाइन, बहुत फाइन रहते ग्रेन्यूल्स ही हैं, मगर बहुत फाइन ग्रेन्युलर पाउडर फॉर्म में अवेलेबिलिटी होती है मार्केट में। उसको आप अरेंज कर सकते हैं। उसको अरेंज करके आप हनी के साथ उसको थोड़ा सा 1 चुटकी 2 चुटकी ऐड करेंगे और उसके बाद बहुत हल्के हाथों से मसाज करेंगे फेस पे, बशर्ते एक्टिव एक्ने ना हो, ठीक है। हल्के हाथों से मसाज करेंगे और फिर उसको पैक को लगे रहने देंगे, फिर वॉश करेंगे। बहुत बढ़िया और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपकी डेड स्किन हटने लगेगी। अखरोट के छिलके का पाउडर बताया मैंने, ठीक है। बहुत फाइन ग्रैन्युलर पाउडर मिलता है। ठीक है। और एक सवाल में जो अंजू जी ने पूछा था, पोलन एलर्जी कभी होता है, तो उनको पोलन एलर्जी जो है वो मोस्टली स्प्रिंग टाइम पे होता है, तो वो बसंत ऋतु में अगर हो रही है तो डेफिनेटली आप कफ वृद्धि के शिकार हैं। कई बार क्या होता है, पोलन एलर्जी होती है, मगर अगर वो वर्षा ऋतु में हो रही है तो जरूरी नहीं कि हमेशा कफ की वृद्धि के कारण ही हो। बसंत ऋतु में अक्सर कफ की ही वृद्धि उसके पीछे होती है। तो ऐसे में षडबिंदु तेल की 6 बूंदे से शुरू करेंगे, 6 बूंदे नाक में डालना शुरू करेंगे और दिन के समय डालेंगे। फिर डेली 2-2 बूंदे बढ़ाएंगे, 12 बूंदों तक ले जाएंगे। फिर 12 बूंदों को 2-2 बूंदे तक में घटाएंगे, 12 को 10 करेंगे, 10 को 8 करेंगे, 8 को 6 करेंगे। तो ऐसा आपने किया, ठीक है। मतलब डेली आपने नाक में तेल डालना शुरू किया। कितना तेल डाला? 6-6 बूंदे। 6 बूंदों को 8 बूंदे, 8 को 10, 10 को 12, 12 को फिर से रिड्यूस किया 6 तक। और ये प्रयोग आप बार बार करेंगे षडबिंदु तेल के साथ। आप पाएंगे कि एलर्जी में काफी फायदा मिल रहा है। और थ्रू आउट द डे गर्म पानी पिएंगे इस प्रयोग के साथ। ठीक है। आखिरी सवाल की तरफ हम जा रहे हैं कि डिजिटल में जो काम करते हैं ऑनलाइन, उसकी वजह से आंखों में स्ट्रेन होता है, पेन होता है आईब्रोज में, तो इसमें कुछ एडवाइस कर सकते हैं क्या? देखिए, डिजिटल काम की वजह से डेफिनेटली आजकल समस्या बहुत आ रही है। तो एक तो उचित दूरी बनाए रखें, है ना। स्क्रीन की लाइट्स वगैरह की आपकी आंखों को प्रोटेक्शन के हिसाब से होनी चाहिए।
फिर आजकल ब्लू रेज को काटने वाले ग्लासेस अवेलेबल रहते हैं, उनका प्रयोग काफी हितकर साबित होता है। उसके बाद आई एक्सरसाइजेज में पार्टिसिपेट करिए। आई एक्सरसाइज क्या कर सकते हैं, आप एक हाथ में बॉल लीजिए, दीवार पे फेंकिए और फिर दूसरे हाथ से कैच कर लीजिए। ठीक है, एक हाथ से फेंका, दूसरे हाथ से कैच किया, और फिर इसमें आपको बॉल की मूवमेंट देखनी है। बॉल की मूवमेंट आप सिंक्रोनाइज तरीके से देख पाएंगे, आई मूवमेंट होगा, प्लेइंग की प्लेइंग हो जाएगी। मगर बॉल से खेलते समय आप बातचीत कर रहे हैं, कहीं और देख रहे हैं, तो हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। आपको बॉल की मूवमेंट को देखनी है। उसके बाद नजदीक देखने से आंखें तनाव में जा रही हैं, यानी कि दूर देखने से आंखें रिलैक्स हो जाएंगी। तो इतना दूर देखिए जिसकी सीमा ना हो। चंद्रमा को देखिए, सितारों को देखिए, 10-15 मिनट लगातार देखिए। सूर्य को नहीं देखना है नंगी आंखों से। उसके बाद आप गाजर के सीजन में लाल वाली गाजर का जरूर सेवन करें, जूस पिए, कच्ची गाजर खाएं, बहुत हितकर रहेगा। अगर हरी अगर हरी घास का मैदान घर के आसपास अवेलेबल है तो नंगे पैर सुबह सुबह हरी घास के मैदान पे चलें। सरसों का तेल नाभि में और फुट वाले एरिया पे जरूर प्रयोग करें, मसाज करें, काफी हितकर साबित होगा आपकी आंखों के लिए। तो आज का दिन का समय हम लोगों ने आधा घंटा आपका ज्यादा लिया डॉक्टर त्यागी जी, लेकिन यहाँ सवाल पर काफी एक इंटरेस्टिंग चैट थे। में एक मतलब मैंने पढ़ा अंजू जी के कि हाँ, प्लीज स्पेल द शत बिंदु लिखा है उन्होंने। वो षड बिंदु है, षड मतलब 6, षड बिंदु, वो षड बिंदु है। ठीक है, 6 बूंदों से शुरू करेंगे, 12 बूंदों तक ले जाएंगे, फिर 12 बूंदों को 6 बूंदों तक ले जाएंगे। ठीक है। तो आज के अगर आपको ठीक लगे तो हम यहाँ पे रुकते हैं, और जिनको भी आज ये बात करने का मौका नहीं मिला, तो या आपके सवालों के जवाब नहीं मिले हो, तो आपको रिक्वेस्ट है कि आप डॉक्टर त्यागी जी का नंबर हमने आपके साथ शेयर किया है, तो आप पर्सनल कंसल्टिंग कर लीजिए। ऑनलाइन भी कंसल्टिंग कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ताकि आपको अपने लिए एक बेहतरीन जवाब मिल सके, है ना? इज इट ओके? और जो लोग भी आगे के सेशन के साथ जुड़े रहना चाहेंगे, तो आपके लिए हमने लिंक शेयर किया है चैट में। जो लिंक में आप अगर क्लिक करेंगे तो वहां से आप आयुर्वेदा बेस्ड जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, है ना? आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। डॉक्टर त्यागी जी अलग अलग टॉपिक्स पे बात करते हैं, जैसे अभी तक उन्होंने किडनी हेल्थ के बारे में, हार्ट के हेल्थ के बारे में, या तो फिर आगे चलते हुए गॉल ब्लैडर, काफी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स रहेंगे जिसमें डॉक्टर त्यागी जी हमें आयुर्वेदा बेस्ड गाइडेंस देते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत रहेगा। अगर आप कोई भी आयुर्वेदा इम्यूनिटी ग्रुप के मेंबर नहीं है, तो ये आप चैट में दिया हुआ नंबर लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, है ना? और आपके सवाल, आपका जो आज का रिकॉर्डिंग है वो भी ये वीक में आपके पास आ जाएगा, लिंक अपने ग्रुप में मिलेगा, ताकि आप फिर से इसमें से कुछ सेक्शन आपको अगर सुनना हो तो देख सकते हैं, है ना? विद दैट आपकी सबकी तरफ से हम डॉक्टर त्यागी जी को धन्यवाद बोलते हैं। उन्होंने आज का समय निकालते हुए, उनका कंसल्टिंग का टाइम निकालते हुए हमारे साथ हर ट्यूसडे, हर मंगलवार को शाम को 8 बजे डॉक्टर जी आ जाते हैं। 9 बजे तक का हमने उनका टाइम दिया है, लेकिन अभी आज हम काफी सवाल थे तो 9:30 बज रहे हैं, तो यहाँ पे रुकना होगा। मिलेंगे फिर से, हम सब मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद अगले ट्यूसडे 8 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। डॉक्टर त्यागी, once again thank you very much. We will see you next Tuesday. हम लोग लॉग आउट कर सकते हैं अभी इसके बाद।